बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स हमारा आज का जो है वो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो इसमें हमने देखना है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली किस तरह से परफॉर्म होता है, उसके कौन से बेसिक स्टेप हैं। तो इतने लंबे चौड़े प्रोसेस को जो है वो इजीली समझने के लिए हमने इसको बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जो पहला स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इसका पहला स्टेप है। उसके बाद क्रब्स साइकिल और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये 3 इसके बेसिक स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में स्टडी करते हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। और उसके साथ क्या होता है कि जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होता है तो ADP और उसके साथ NAD पॉजिटिव, ये दोनों जो हैं इस रिएक्शन के अंदर अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, क्योंकि दोनों एनर्जी के मॉलिक्यूल हैं। इसको हाइड्रोजन मिल जाए तो ये कंप्लीट है और इसको एक फास्फोरस मिल जाए तो ये कंप्लीट है, सिर्फ इसको एक बॉन्ड चाहिए। तो जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होता है तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उसके साथ साथ ADP जो था वो ATP में चेंज हो जाएगा और जो NAD है ये NADH में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये ग्लाइकोलाइसिस वो वाला प्रोसेस है जो सेल के बाहर वाले हिस्से यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये सारा रिएक्शन जो है ये होना है इन साइटोप्लाज्म में होगा। और जो बाकी अगला रिएक्शन है वो होना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो लिहाजा ये होगा कि ये अगर सेल है और ये न्यूक्लियस और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहले तो ये सारे का सारा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन गए और साथ एनर्जी के मॉलिक्यूल ATP NADH भी बन गए। अब ये स्टेप सिर्फ यहाँ पे होना था, बाकी जितने भी स्टेप हैं वो यहाँ इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके लिए इस पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन ये एज इट इज़ इसी फॉर्म में ये शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि पहले इसको चेंज किया जाएगा। तो ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है, इंजाइम है कोएंजाइम ए इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा और पायरुविक एसिड को एसिटाइल CoA में चेंज कर देगा। तो ये एक नया केमिकल कंपाउंड बन जाएगा। पायरुविक एसिड को एसिटाइल CoA जब कैटालाइज करेगा तो एसिटाइल CoA बन जाएगा। अब उसके बाद ये एसिटाइल CoA जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट हो जाएगा और साथ ही सेकंड स्टेप शुरू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं क्रब्स साइकिल। अभी सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। अब ये जो यहाँ पे एसिटाइल CoA बना था ये क्रब्स साइकिल के अंदर इंटर हो जाएगा, एसिटाइल CoA। अब ये क्रब्स साइकिल के अंदर ये होगा कि इसको भी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा, मतलब कि इसकी मुकम्मल जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है जितने पॉसिबल हो सके उसको कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया जाता है। और यहाँ पर भी इसके रिजल्ट में भी कुछ ADP और NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और FADH के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो इसके रिजल्ट में ये होगा कि जैसे ही ये रिएक्शन हो रहा होगा, इस रिएक्शन में अपना हिस्सा लेने के लिए ADP NAD+ और FAD+, ये तीनों एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये तीनों इस रिएक्शन के अंदर आएंगे, क्योंकि जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये उस एनर्जी को हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनती है और उसके साथ ये एनर्जी के मॉलिक्यूल जो हैं ये कंप्लीट कर दिए जाते हैं। तो ADP जो है ATP बन जाएगा, NAD जो है NADH बन जाएगा और इधर FAD जो है ये FADH बन जाएगा। तो ये तीनों जो हैं वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन याद रखें कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के होने का बेसिक मकसद एनर्जी हासिल करना है और ATP के मॉलिक्यूल्स पैदा करना है। इसलिए ATP को छोड़ दिया जाएगा, फिर आगे NADH और FADH जो है इनको एक नए सीरीज़ ऑफ रिएक्शन के अंदर भेज दिया जाएगा, जहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए
एनर्जी पैदा करेंगे, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे और इसके लिए ऑक्सीजन जो है वो इनकी हेल्प करेगी। तो जो अगला और आखिरी स्टेप होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब ये लास्ट स्टेप है, इसको ETC भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें ये होगा कि ये जो FAD और NAD है ये इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। NADH और FADH, ये हुआ रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गई और ऑक्सीजन ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब क्या होगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये देखें, जब हमने एनर्जी निकालनी है और वो एनर्जी हमने बॉन्ड को तोड़ के निकालनी है, तो यहाँ पर दोनों के पास जो हाइड्रोजन होगा हम उन दोनों हाइड्रोजन्स को ले लेंगे। जब हम इससे NADH से हाइड्रोजन को लेंगे तो ये NAD+ बन जाएगा, और जब हम FAD से हाइड्रोजन लेंगे तो ये FAD+ बन जाएगा, और इन दोनों से जो हासिल होने वाली हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से हमारे पास यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो रहेगी कि जब ये बांड टूटे थे, बांड टूटने से जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी ATP में स्टोर कर दी जाएगी। तो बेसिकली हमारा मकसद जो है वो ATP ही है। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे भी देख लें, तो बेसिकली हमने ATP पैदा करनी थी और इसके लिए हमने NADH और FADH दोनों को ब्रेक किया था। बस आगे आखिरी चीज़ है और वो यही है कि कितने ATP के मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं, जिसको हम एनर्जी बजट कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो एक NADH का मॉलिक्यूल है वो हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल्स देता है, और जो एक FADH का मॉलिक्यूल है वो 2 ATP के मॉलिक्यूल्स देता है। और यहाँ पे याद रखें कि जब ये सारे का सारा प्रोसेस होता है, तो जब ये ग्लाइकोलिसिस होती है तो यहाँ पर ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन उसमें से एक ATP का मॉलिक्यूल जो है वो इस प्रोसेस में यूज़ हो जाता है कि जिसमें पारुविक एसिड को आगे करब साइकिल के अंदर, पूरे रिएक्शन को करब साइकिल के अंदर भेजना होता है, तो वो एक ATP वहाँ पर भी यूज़ हो जाता है। तो ये बस हमारा लेक्चर था, बल्कि हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।